धन्यवाद गौतम जी। विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मुझे अपने इस पटल पर गांधी के एक ऐसे पक्ष पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जो अभी तक मुझसे भी छूटा हुआ था, और इसके लिए मुझे अवश्य थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। और मुझे ये मानना चाहिए कि ये कुछ कुछ कच्चा है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मुझे लगा कि ये इस समय की आवश्यकता है, और ये सवाल प्रासंगिक है कि गांधी डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं और उनकी दृष्टि में से हम क्या सीख सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं गांधी के लोकतंत्र के बारे में विचारों की चर्चा करूं, थोड़ी सी चर्चा मैं गांधी के विचारों के जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनकी करना चाहूंगा। और क्योंकि मैं समझता हूं कि अक्सर गांधी को समझने में हमारे यहाँ लोग भ्रांति के शिकार रहते हैं, और इसलिए जरूरी है कि हम गांधी को कैसे समझें, पहले ये सवाल भी हमको उत्तरित करना होगा। तो सभी जानते हैं गांधी एक विलक्षण व्यक्ति थे, और गांधी में जो नैतिक चेतना है, नैतिक साहस है, नैतिक दृष्टि है, वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय और विश्व इतिहास में वो अनूठी है और कोई उस स्तर तक पहुंच पाया है। तो मनुष्य का जो अवधारणा है उनकी, वो नैतिक मनुष्य की है, और साथ ही साथ वो अपने निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कोई भेद नहीं करते, और सारा जीवन उन्होंने उस नैतिकता को अपने जीवन को उससे समायोजित करने में लगा दिया। तो ये एक जो विलक्षणता उनमें पैदा हुई, जिसके लिए कि आइंस्टीन कह गए कि शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसा व्यक्ति जो था वो कभी इस धरती पर गुजरा था। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात लगती है कि ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय धरती पे कैसे पैदा हुआ, क्योंकि हमारा तो डेमोक्रेसी और करप्शन दोनों के इंडेक्स में हम दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं, और सदियों से हमारे कोई ऐसी बड़ी सम्माननीय स्थिति नहीं रही है जिसके लेके हम बड़ा गौरव और गर्व की बात कर सकें। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि गांधी जो हैं वो जिस संदर्भ में थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, वो संदर्भ 19वीं शताब्दी का नहीं था। तो जो दयानंद, राम मोहन राय, विवेकानंद आदि ने जो जो एक पुनर्जागरण का कार्य किया 19वीं सदी में, गांधी के सामने चुनौती दूसरी थी। गांधी के सामने चुनौती क्या थी कि किस तरीके से भारत की सामान्य जनता को एकजुट किया जाए और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को से लड़ा जाए और उसको समाप्त किया जाए। और इसके लिए उनको एक नए वैचारिक राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता थी, और वो उपलब्ध नहीं था, ना भारतीय परंपरा में और ना पश्चिमी परंपरा में उनकी दृष्टि में। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दर्शन स्वयं गढ़ा। और यहीं पर गांधी की जो विशिष्टता नजर आती है कि गांधी एक भारतीय परंपरा से भी कुछ लेते हैं, पश्चिम की परंपराओं से भी कुछ लेते हैं, और कुछ ऐसा सृजनात्मक संश्लेषण तैयार करते हैं जो कि अपने आप में न पश्चिम का है न पूर्व का है, और उसमें एक तरीके की सार्वभौमिकता है, लेकिन एक स्थानीयता भी। और उसके जरिए जो है वो अपने नए नए प्रत्यय गढ़ते हैं। और यदि हम कहें कि यदि उनके केंद्रीय प्रत्यय की ज्यादा हम विस्तार में इसमें नहीं जा सकते, अहिंसा का ही विश्लेषण करें, जो कि आज महत्वपूर्ण भी है डेमोक्रेसी के संदर्भ में, तो हम पाते हैं कि गांधी की अहिंसा जैन और बौद्ध अहिंसा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा में अहिंसा का बहुत विश्लेषण हुआ है, लेकिन वो अहिंसा व्यक्तिगत अहिंसा थी, वो अहिंसा अन्य जीवों के प्रति अहिंसा थी। उसका उद्देश्य मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना था, उसका उद्देश्य सामाजिक या राजनीतिक जीवन में अहिंसा को लाना नहीं था। वो राज्य द्वारा की गई हिंसा को स्वीकार करती थी। तो इसलिए गांधी ने जब अहिंसा को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ला के रखा और उसको जीवन व्यवहार का केंद्र बनाया, और साथ ही साथ यह भी बताया कि यह अहिंसा नकारात्मक नहीं है, यह अहिंसा उनकी सकारात्मक है। वो अटूट भी नहीं है, वो एब्सोल्यूट भी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंसा की भी गुंजाइश है। लेकिन जो सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि मुझे प्राप्त हुई और जो मेरी अपनी है,
जिसके लिए मैं किसी किताब या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो ये है कि गांधी ने हमको पहली बार ये बताया और सिखाया कि किस तरह दूसरे की हिंसा का प्रतिकार हम अहिंसक ढंग से करें, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। और मैं समझता हूँ इसी से उनका जो सत्याग्रह का जो अनूठा औजार निकलता है, वो इसी अहिंसा की देन है, जिस पे भारतीय परंपरा से लेके टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड तक सभी समावित है। तो इसलिए गांधी को समझने में हमको ये समझना चाहिए कि वो किसी एक परंपरा के प्रतिनिधि नहीं है, और इसी कारण लोगों को उनको किसी वैचारिक खांचे में फिट करने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई उनको पूर्व आधुनिक बनाना चाहता है, कोई उनको आधुनिकतावादी समझता है, कोई उनको आलोचनात्मक आधुनिकतावादी समझता है, कोई उनको उत्तर आधुनिकतावादी भी समझता है। तो मैं समझता हूं कि इन किसी खांचे में गांधी फिट नहीं होते, और इसी को अपने अंदर रखते हुए हमको ये भी समझना चाहिए कि जैसे अहिंसा का प्रत्यय है, उसी तरीके से स्वदेशी का है, उसी तरीके से सत्याग्रह का है, उसी तरीके से स्वराज का है, और उसी तरीके से वो डेमोक्रेसी का भी प्रत्यय जो है वो अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं, अपने ढंग से उसकी आलोचना करते हैं, और अपने ही ढंग से वो उसका एक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। तो आज की जो छोटी सी बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं, वो 3-4 सवालों पे केंद्रित रहेगी। पहली बात तो ये है कि गांधी लोकतंत्र से क्या समझते हैं। दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र की वो किस रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई को किस निगाह से देखते हैं, और उनकी ये जो आलोचना है उसका वो क्या विकल्प प्रस्तुत करते हैं, और क्या वो विकल्प हमारे आज के समय में जो स्थापित लोकतंत्र है उनकी कमजोरियों कमियों को दूर करने में कोई हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पर एक खास बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, जो सारी बातचीत के बैकग्राउंड में रहेगी, कि हम ये देखें कि गांधी की आलोचना आज के हमारे लोकतंत्र, हमारे अपने देश के और बाहर के लोकतंत्र में किस तरह घटित होती है, उसमें कितनी सत्यता है, और फिर हम ये समझ पाएंगे कि उस कमजोरी को दूर करने का जो गांधी का प्रस्ताव है वो कितना प्रासंगिक है। तो सबसे पहले मैं एक गांधी के ही कोटेशन से बात शुरू करूंगा, और वो कोटेशन है जब वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी डिसिप्लिन्ड, enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious will lead itself in chaos and may be self-destroyed. तो यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है कि वो लोकतंत्र के एक केवल प्रशंसक मात्र नहीं है, उनका दृष्टिकोण एम्बिवैलेंट है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है वो एक तरीके का बहुसंख्यवाद में बदल जाता है, और ये बहुसंख्यवाद जो है वो फिर अल्पसंख्यकों पर जो है वो अपनी बात को, अपनी नीति को थोपता है, और कई बार उन पर अत्याचार भी करता है। और ये चीज जो है वो फासिस्ट जिस समय जर्मनी में सत्ता में आए, उस बात को बड़े साफ ढंग से गांधी ने रेखांकित भी किया था। लेकिन वो यहाँ नहीं रुक जाते, वो इसकी और गहराई में जाते हैं, और हमको ये बताते हैं कि जो उदारवाद है उसमें आधारभूत कमी क्या है। और वो आधारभूत कमी ये है कि उदारवाद की जो 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 मनुष्य की अवधारणा है, वो मनुष्य की अवधारणा जो है वो अपने आप में फाल्टी है। उदारवाद का मनुष्य जो है वो हाब्स का मनुष्य जैसे, जिसको उसको कहते हैं, बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ब्रूटिश है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य की जरूरत होती है, और राज्य का उद्देश्य जो है वो इंडिविजुअल और सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है।
अब यहाँ पे होता ये है कि व्यक्ति और समाज की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य जो है वो किस चीज का सहारा लेता है? हिंसा का सहारा। तो राज्य हिंसा को वैधता प्रदान करता है, और इस तरीके से जब राज्य हिंसा को वैधता प्रदान करता है तो वो राज्य एक हिंसक राज्य होता है। और एक हिंसक राज्य गांधी के अनुसार सामान्य व्यक्ति के और सामान्य जन के हितों का रक्षक नहीं हो पाता, वो न्यस्त स्वार्थों के ही शक्तिशाली वर्गों के ही हितों का रक्षक हो पाता है। तो इसलिए ये जो हिंसक, ये जो उदारवादी राज्य है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें शक्तिशाली और हिंसा का शासन रहता है। ये शक्ति जो है वो ये हिंसा जो है शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित होती है। इसका नतीजा ये भी होता है कि राज्य और नैतिकता में विच्छेद हो जाता है। गांधी ये मानते हैं कि उपयोगितावाद की जो अवधारणा है कि बहुमत जिस तरफ जाए और जिस बात को से अधिकतम लोगों का भला हो उसको अपनाना चाहिए, गांधी इसको खारिज करते हैं। वो कहते हैं अगर 51% लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी तो बाकी 49% का क्या होगा? क्या उनकी रक्षा करना या उनकी बातों को मानना क्या राज्य का कार्य नहीं है? तो इसलिए उपयोगितावाद की दोनों अवधारणाएं, जो मनुष्य की अवधारणा और जो उसके पॉलिसी के आधार में जो उपयोगितावाद का जो नीति शास्त्र है, उसको वो दोनों को निरस्त कर देते हैं और ये कहते हैं कि इसके आधार पर किसी यूनिवर्सल नैतिकता का कोई स्थान नहीं दिया जा सकता जो कि राज्य के ऊपर लागू की जा सके या जिसको हम मॉरल पॉलिटिक्स कह सके। अब इसके पीछे वो एक और भी बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण बात करते हैं और वो हमारे लिए आज काफी महत्वपूर्ण है कि उदार लोकतंत्र में जो प्राइवेट स्फीयर है, निजी क्षेत्र है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें एक दूरी होती है, एक दीवार होती है, और जो स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होती है वो स्वतंत्रता उनको सार्वजनिक क्षेत्र में प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये एक तरीके का अंतर्विरोध पैदा हो जाता है और ये इस बात को जन्म देता है कि प्राइवेट स्फीयर में, निजी क्षेत्र में नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता का स्थान होता है, लेकिन वो जो एमोरल और जो न्यूट्रल क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र, उसमें वो लागू नहीं होता। और इस कारण, क्योंकि जो सार्वजनिक जो उदारवादी लोकतंत्र है वो व्यक्ति और राज्य का संबंध नहीं है, वो व्यक्तियों और राज्य का संबंध होता है। तो साथ ही साथ ये जो मॉरलिटी का जो पूरा स्फीयर है वो राज्य या राजनीतिक कर्म से अलग हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि किसी तरीके की इथिक्स का स्थान जो है वो राजनीति में या लोकतंत्र में आने नहीं पाता। साथ ही साथ ये लोकतंत्र लिबरलिज्म की जो धारणा है, जो जिसमें कि तर्क प्रधान होता है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, यांत्रिक तर्क से चलता है। मनुष्य की अवधारणा भी बहुत यांत्रिक तर्कपूर्ण है और साथ ही साथ उसकी जो संरचना और जो कार्य करने की प्रणाली है वो भी यांत्रिक तर्क से चलती है और जिस कारण व्यक्ति की संप्रभुता का, सॉवरेंटी जो है उसका ह्रास हो जाता है। उसकी कोई सॉवरेंटी नहीं रहती, सिर्फ राज्य ही संप्रभु होता है और राज्य के आधार पर जो यूनिटी बनाई जाती है, गांधी उसको कहते हैं वो आर्टिफिशियल है, उसको वो नहीं स्वीकारते। साथ ही साथ राज्य के आधार पर जो 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 टेरिटोरियलिटी है उसको भी वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भी एक बनावटी है, वो एक आर्टिफिशियल है, वो एक जो मनुष्य का एक सामान्य सहज जीवन है, एवरीडे लाइफ है, उसको ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उसी से जो है, उसी में जो है एक अहिंसक जीवन शैली अपनाई जा सकती है और वही जो है वो व्यक्ति की संप्रभुता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और उसी में एक हार्मोनियस समाज की संभावना भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत विस्तार में न भी जाएं तो कुछ कुछ बिंदु जो हैं
वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं, जिनको लेके गांधी जो है वो हमारे आज के जो लोकतंत्र है उसकी गहरी आलोचना, गहरी पड़ताल करते हैं। और हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे लोकतंत्र पे लागू होती हैं, क्योंकि जिस अधिकार और कर्तव्य के जो विच्छेद हो जाने की बात वो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा समस्त समाज है वो, और जो हमारे नेतृत्व है, वो सभी लोग जो हैं वो कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो कर्तव्य का क्षेत्र तो इथिक्स का क्षेत्र है, मॉरलिटी का क्षेत्र है, प्राइवेट स्फीयर का क्षेत्र है, और राज्य का क्षेत्र जो है वो इससे अलग हो जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर जो है वो उसका एक कोई जिसको कहते हैं कनेक्शन नहीं बन पाता, जो इस अंतर द्वंद को, इस अंतर विरोध को जो है पाट सके। तो अब जो है जब इतना वो आलोचना कर चुके हैं और ये मानते हैं कि इसका जवाब जो है वो उदारवादी लोकतंत्र के पास नहीं है, तो हमारे समझ में आता है कि वो इतने एम्बिवैलेंट क्यों है। वो इसलिए कि वो उदारवादी लोकतंत्र में जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो, जो लोगों को यूनिवर्सल सफरेज है, जो एक ओपननेस है, एक अकाउंटेबिलिटी है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी है, उसकी बहुत सारी बातें जो हैं की वो प्रशंसा करते हैं। और वो मानते हैं कि जो मध्यकालीन तरीके थे लोगों को स्टेटस देने के, और उसके आधार पर जो नीति नियंता बन जाते थे, उससे ये आगे की बात है। तो इन तमाम बातों के लिए वो जो है वो उदार लोकतंत्र की प्रशंसा भी करते हैं, और उन्होंने उन सिविल लिबर्टीज को बहुत महत्व प्रदान किया है, और उसी के आधार पर अपने यहाँ बहुत सारी जो जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे विधवा के विवाह का मामला हो, चाहे अस्पृश्यता हो, इन सबका विरोध भी किया और उसके लिए मूवमेंट भी चलाया। तो इसलिए वो एक पक्ष जो है लोकतंत्र का, उदारवादी लोकतंत्र का, उसके सिद्धांत का, उसके व्यवहार का, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन वो उसकी गहरी आलोचना भी करते हैं। तो ये बात समझ में आ जाती है कि वो क्यों इतना उसके प्रति एम्बिवैलेंट है, दोहरा उनका दृष्टिकोण है। तो उसके अंदर सबसे मुख्य बात क्या है, जब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि गांधी का अहिंसा का प्रत्यय जो है वो मूल केंद्रीय प्रत्यय है, और वो ये मानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र जो है वो अहिंसा को वैधता प्रदान करता है, वो हिंसक है, और साथ ही साथ वो उसका विरोध करने की जो प्रणाली है, सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस, और उसका जो 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 अहिंसक कर्म प्रणाली है, उसको मान्यता प्रदान नहीं करता। तो इसलिए वो बराबर जो है वो इस लोकतंत्र के प्रति जो है वो एम्बिवेलेंट बने रहते हैं, और भारत के लिए पार्लियामेंट्री स्वराज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार करने के साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि ये एक ट्रांजिटरी अवस्था है, ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये हमें अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में ये पहला कदम हो सकता है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम जो है वो अपने सामने जो उद्देश्य है उनका है उसको बनाए रखें। और वो उद्देश्य क्या है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि गांधी का उद्देश्य जो है वो एक अहिंसात्मक समाज की रचना करना है, और उसके लिए अहिंसात्मक लोकतंत्र सिर्फ एक मीन्स का काम कर सकता है, और अंतिम उद्देश्य गांधी का स्वराज की स्थापना है। तो स्वराज पे विस्तार से चर्चा का आज समय नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ सभी जानते हैं, स्वराज का मतलब गांधी के लिए अपने पर और अपनों द्वारा शासन है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ छोर जो है उसका भारतीय परंपरा से जुड़ता है और दूसरा छोर पश्चिम की परंपरा से जुड़ा है। तो वो जो है इसको सामने रखते हुए एक विकल्प के रूप में जो बात हमसे कहते हैं, जो संभावना दिखाते हैं, वो है शक्ति का विकेंद्रीकरण। वो मानते हैं कि जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो वो हिंसा को जन्म देता है। तो उसका हल क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, और शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा सामने आती है। और
आज उसके लिए भी विस्तार से चर्चा का समय नहीं है, लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि उनके लिए वो जो ग्राम स्वराज है उसमें प्रत्येक गांव जो है वो स्वायत्त है, वो स्वतंत्र है, वो अपने में आत्मनिर्भर है, वो अपने अब जरूरत की जो वस्तुएं हैं वो स्वयं पैदा कर सकता है और करता है, और साथ ही साथ कुछ चीजों के लिए पास के गांव पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि आज जो संरचना है लोकतंत्र की वो एक पिरामिड के समान है, जिसमें कि नीचे सबसे पहले जो गांव है या व्यक्ति है उसकी कोई संप्रभुता नहीं है, उसके ऊपर ब्लॉक है, राज्य है, केंद्रीय सत्ता है। गांधी का जो ये ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट है उसमें वो औशनिक, जिसको महासागरीय वलय कहते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, जिसके की शुरुआत में केंद्र में व्यक्ति है, फिर उसका गांव है, फिर उसके अन्य गांव, सराउंडिंग गांव है, और इसी तरीके से बढ़ते हुए शहर, राज्य और संपूर्ण विश्व तक उसका विस्तार होता है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य जो है वो किसी बाहरी सत्ता के आधार पर जो है, उसके दबाव के आधार पर अपना कर्म नहीं करता, बल्कि वो दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी के आधार पर जो है वो एक सामूहिक कर्म में हिस्सा लेता है, और इस कारण वो स्वतंत्र भी है और सामूहिक जीवन के प्रति जिम्मेदार भी है। ये दोनों चीजें एक साथ जो आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र है उसमें नहीं पाई जाती, और इसी कारण जो है वहां जो है अधिकार पर प्राथमिकता है और कर्तव्य पीछे छूट जाता है, जबकि गांधी के लिए कर्तव्य प्रथम है और कर्तव्य के बाद अधिकार का स्थान है। और ये जो अधिकार प्राप्त होता है ये मनुष्य को दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, वो सिर्फ उसके व्यक्ति या मनुष्य होने से उसको प्राप्त नहीं है। तो ये कर्तव्य की धारणा को लाकर और उसके साथ साथ जो 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 शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात वो करते हैं, वो एक तरीके से एक विकल्प प्रस्तुत करता है, जो कि इस पर आधारित है कि मनुष्य का स्वभाव जो है, उसकी जो अवधारणा उदारवादी लोकतंत्र ने दी है वो अधूरी है, और मनुष्य हो सकता है सेल्फिश, हो सकता है ब्रूटिश, हो सकता है हिंसक, लेकिन मनुष्य के अंदर अहिंसक होने की भी बहुत सारी संभावना है। और इस कारण जो है वो जो है वो इस एक विकल्प वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है वो बना सकता है, और वो वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो एक तरीके की सार्वभौमिक नैतिकता पर आधारित होगी, जिसको कि मॉरल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, इथिकल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ वो एक तरीके से हमको उस तरफ ले जाएगी जिसमें व्यक्ति की और समाज की जो है वो राज्य पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांधी एक तरीके से अराजकतावादी हैं, वो थोरों की इस बात को बार बार कोट करते हैं कि वही राज्य अच्छा है जो कम से कम शासन करता है। तो इसलिए जब गांधी इस तरीके की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उनकी निगाह में दूर में उनका लक्ष्य है कि आज स्टेटलेस सोसाइटी संभव नहीं है, आज हमको जो अहिंसक लोकतंत्र बनाना है उसमें पुलिस भी रखनी होगी, उसमें कुछ सेना भी रखनी होगी, लेकिन हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जीवन से राज्य का की भूमिका जो है कम से कम होती चली जाए। अब मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है जो आज बड़ी यूटोपियन सी लगती है, और जब राज्य की शक्ति रात दिन बढ़ती चली जा रही है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने उसकी शक्ति में अकूत विस्तार कर दिया है, तब ऐसी बात करने वाला व्यक्ति जो है वो लोगों को बहुत ही अव्यवहारिक सा जान पड़ता है। लेकिन यहीं पर मैं रुक के दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि हो सकता है गांधी का ये लक्ष्य अभी अप्राप्य लगता हो, लेकिन गांधी ने जो कमियां हमारे लोकतंत्र में बताई हैं, उन कमियों का को चेक करने का, उनको कुछ निराकरण करने की जो तरीका बताया है वो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात ये महत्वपूर्ण है कि गांधी जो है वो लोकतंत्र में जो जो असहमति का अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है,
उसको बहुत महत्व देते हैं। और यहाँ पर हम जो है उन्हीं के शब्दों को कोट करना चाहेंगे कि वी मस्ट फर्स्ट मेक गुड द राइट ऑफ फ्री स्पीच and free association before we can make any further progress towards our goal. We must defend the elementary rights with our lives. Liberty of speech means that it is unassailable even when the speech hurts, and it is very important in Indian context. Liberty of press can be said to be truly respected only when the press can comment in the severest terms upon and even misrepresent matters. वो प्रेस को इतनी स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं कि वो जो घटना है, जो बात है, उसको मिसरिप्रेजेंट भी कर सके और उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हों, लेकिन फिर भी उसको ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये बात आज हमारे संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को स्वयं सोचने के लिए इस बात को कहकर छोड़ देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि इसको उन्होंने किस तरीके से व्यक्तिगत उसमें निभाया और बताया कि इसको कैसे आप जो है इसकी रक्षा कर सकते हैं। तो जब जलियांवाला बाग के बाद टॉयलेट एक्ट लेकर ब्रिटिश सरकार आई और उसका विरोध करते हुए गांधी और मौलाना आजाद वगैरह जेल गए, तो जज के सामने जब उनके ऊपर केस चलता है तो वो गांधी क्या कहते हैं, यही बात लगभग मौलाना आजाद ने भी कही है, जो अभी तर्जुमा होकर पुस्तक आई है कि इफ वन हैज नो अफेक्शन फॉर द पर्सन और सिस्टम, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote or incite to violence. ये जो कमिटमेंट है, जो किसी भी किस्म के सेडिशन के लॉ, बड़ी आसानी से कोई भी सत्ता केंद्री जो है वो अपना विरोध करने वाले पर राज्यद्रोह की जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर देती है और उसको जेल में डाल देती है। तो ऐसे में जो जब अधिनायकवादी तत्व सारी दुनिया में लोकतंत्र पर हावी हो रहे हों, तब गांधी की ये बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ये बताती है कि सेडिशन का जो कानून है वो कितना जो है वो लोकतंत्र विरोधी है। वो ये भी कहते हैं कि रियल स्वराज वुड कम not by the acquisition of authority by a few, but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when abused. जब भी सत्ता का दुरुपयोग हो तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये साहस और ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उसका विरोध कर सके, और तभी ये माना जाएगा कि वास्तव में स्वराज आ पाया। तो मैं समझता हूं कि ये दो बातें, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार, हम जानते हैं कि गांधी से असहमत रखने वाले बहुत थे, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो सुभाष हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, और बहुत सारे लोगों ने इवन कांग्रेस के अंदर सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, लेकिन गांधी ने उन 13 कांग्रेसियों को धन्यवाद भेजा और कभी ये नहीं कहा कि हमारे विरोध करने वाले, हमारे आंदोलन का विरोध करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं। ये एक बहुत बड़ी इंसाइट है जो हमें समझना चाहिए कि हर एक को हमसे असहमति का अधिकार है, और गांधी ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये मान के नहीं चल सकता कि वही सच है, उसी के पास समस्त सच जो है वो खुद को ये पूरी तरह सही होने का वो दावा नहीं कर सकता, और यह भी कि कोई विशेष बात इसलिए गलत है क्योंकि वो ऐसा मानता है। तो इस तरीके का जो उदारवादी दृष्टि है, वैचारिक स्वतंत्रता की बात है, और आप जानते हैं कि अम्बेडकर के से इतना मतभेद होने के बावजूद भी उनका नाम जो है उन्होंने संस्तुति दी कॉन्स्टिट्यूएंट जो जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि जो लोग कह रहे थे कि जो लोग जय हिंद का नारा नहीं लगाते
उनके ऊपर जो है जबरदस्ती उनको लगाना चाहिए। आजकल आप देखते हैं इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। और साथ ही ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि उनके टैगोर से भी मतभेद थे और सुभाष बोस से भी मतभेद थे, लेकिन टैगोर ने ही उनको महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने ही उनको राष्ट्रपिता कहा। तो उस तरीके की जो लोकतांत्रिक चेतना है, उसको हम किस तरीके से इस उदारवादी संसदीय लोकतंत्र में भी बनाए रख सकते हैं, इसकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी आज जिम्मेदारी है। स्वराज तो हम अभी ला पाएंगे या नहीं, ये भविष्य की बात है, लेकिन इसके लिए जो सबसे अंतर्दृष्टिपूर्ण जो बात गांधी ने कही है, और उसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम भी दूंगा, वो ये है कि गांधी हमको नागरिकता का एक नई अवधारणा देते हैं। वो नागरिकता की नई अवधारणा क्या है? तो वो ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि आप नागरिक हैं तो अधिकार नहीं, ये आपकी कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सार्वजनिक जीवन में आप हिस्सेदारी करें, और उसमें जहां भी आपको लगे कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, वहां आप आवाज उठाएं। और केवल आवाज ही न उठाएं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही खाली उपयोग न करें, बल्कि सत्याग्रह करें। और सत्याग्रह करने के लिए आप सबको साथ लेकर उस सत्ता से टकराएं, और यही वो रास्ता है जिसके जरिए लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। ये कठिन है, आज इसमें सामने बड़ी चुनौतियां हैं। केंद्रीय सत्ताएं जो हैं दमन के तरह तरह के रूप अख्तियार कर रही हैं। अधिनायक तंत्र दुनिया पे हावी हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि पिछले सालों में हमारे यहाँ जिस तरीके से आंदोलन हुए, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, भले वो पूरी तरह सत्याग्रह के पैरामीटर्स पे खड़े न उतरते हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं केंद्रीय सत्ता को झुकने के लिए विवश किया। और यही वो बिंदु है, यही वो देन है, यही वो अवदान है, यही वो गांधी की जीनियस है, जो कि हमारे आज भी काम की है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की होंगी, बहुत सी बातों पर हमारा उनसे मतभेद हो सकता है, और बहुत सी बातें आज हमारे काम की नहीं रह गई हैं, लेकिन जो एक नागरिक की ड्यूटी, और उस ड्यूटी के साथ एक हिंसक समाज के विरुद्ध, एक हिंसक सत्ता के विरुद्ध खड़े होने की जो जिम्मेदारी गांधी देते हैं, और उसके लिए जो औजार मुहैया करते हैं सत्याग्रह का, मैं समझता हूँ वो उनको आज भी बहुत प्रासंगिक बनाती है। और आज लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उनके सामने हमको सफलतापूर्वक खड़े होने के लिए एक साहस और एक दिशा प्रदान करती हैं, और इसलिए हम उनको हमेशा जो है वो प्रासंगिक समझते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी हूँ गांधी दर्शन का, और तो जो भी हमको सवाल या फीडबैक मिलेगा, उससे मैं अपनी बात को और आगे सार्थक बना सकूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक टंडन जी। आपने बहुत ही गंभीर तरीके से जो डेमोक्रेसी का गांधीयन आइडिया है उसका क्या एसेंस है, और न सिर्फ एसेंस, उसका क्या रेलेवेंस है, बहुत बहुत गंभीर ये वक्तव्य रहा है। और ये वन ऑफ द बेस्ट हम कहेंगे अभी तक GSTS फोरम के वक्तव्यों में की श्रृंखला में रहा है। और आपकी ये अपने आप में आवाज नहीं आ रही है मेरे जी पास। शायद आपका कुछ नेटवर्क का इशू है। गौतम जी, आवाज आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, इसीलिए तो मैं चिंतित था। जी जी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है और लोगों के पास। मेरे पास पहुंच तो रही है, साफ आ रही है। जी जी, तो बहुत अच्छा रहा ये गंभीर उनका वक्तव्य। और ये एक गांधीयन डेमोक्रेसी की चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि ये एक इमेंसिपेटरी आइडिया रहा है, विदरिंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टेट।
और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कम्युनिस्ट में भी एक स्टेटिस्ट ओरिएंटेशन डेमोक्रेसी का होके रहा, और एक तरह का पार्टी डेमोक्रेसी के बाद की जो डेमोक्रेटिक संकल्पना है उसको लोगों ने विचार और विमर्श में नहीं लाया, जिसको गांधी ने बहुत पहले स्वराज के माध्यम से पीपुल्स डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया को लेके वो आए थे। और वो स्वराज का आइडिया हमारे भारतीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और इतिहास दोनों है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद मल जी से निवेदन करूंगा कि वो चेयर रिमार्क दे। धन्यवाद रणधीर जी। और आलोक जी को सुनना अपने आप में एक बड़ा गहन अनुभव था, और मैं बड़ी गंभीरता से उनकी बातें सुन रहा था। और जो इन्होंने एक जिस फ्रेमवर्क को हमारे सामने रखा गांधी के बारे में, वो बहुत ही समृद्ध फ्रेमवर्क था। और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को गांधी के दर्शन, गांधी के जीवन और गांधी ने अपने दर्शन को किस तरीके से जीवन के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा, उसको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग आज की तारीख में, खास करके जो लोग गांधी को नहीं जानते हैं, और जो पॉपुलर एक मिथ क्रिएट की गई है, और मिथ शायद डिलिबरेटली वो बनाई गई है कि गांधी जो है प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि जैसा आलोक जी ने कहा, गांधी की बहुत सारी चीजें हैं जो को हम छोड़ सकते हैं, शायद आज के समय में उतनी प्रासंगिक ना हो, लेकिन गांधी ने एक रास्ता दिखाया जिस रास्ते पे चल करके निश्चित हम जो चीजें हासिल करना चाहते हैं, और जो चीजें गांधी की विजन थी, गांधी का जो उनका डेमोक्रेसी का आइडिया था, उसको हम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। और गांधी का जो, जैसा आलोक जी ने बहुत अच्छा बताया कि वो शायद लिबरल डेमोक्रेसी से वो इतने संतुष्ट नहीं थे। उनका, मेरे ख्याल से, मैं जो समझता हूँ वो ये कि गांधी का जो डेमोक्रेसी का आइडिया था वो एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के रूप में था, एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में था, एक आदर्श जीवन जीने के रूप में, एक समग्र जीवन जीने के रूप में ज्यादा था। उनका जो दर्शन था गांधी का, वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी से ज्यादा एक सोशल और स्पिरिचुअल फिलॉसफी ज्यादा थी गांधी का दर्शन। और नैतिकता का उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान था। और इन सब सारी चीजों को रखने के लिए, उन सिद्धांतों को, उस दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा संविधान है, उसके जो बेसिक जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और सेकुलरिज्म, वो जो संविधान के बनाने वाले थे, उन लोगों ने कोशिश की कि कम से कम एक स्टेपिंग स्टोन आगे बढ़ने के लिए। और जैसा आलोक जी ने कहा, हो सकता है कि हम पूरा जो गांधी का एक दृष्टि थी, विजन था, परिकल्पना थी, उसको ना हासिल कर पाए हो, लेकिन निश्चित रूप से हम उसके आगे बढ़े हैं, उस पर आगे बढ़े हैं। मैंने जो गांधी को समझने की कोशिश की, खैर मेरा रास्ता इतना ज्यादा अध्ययन का रास्ता नहीं था, मेरा रास्ता ज्यादातर अनुभव का रास्ता था। क्योंकि मैं जब 1989 में गुजरात आया तो बहुत सारे दंगे वगैरह चल रहे थे, लगातार दंगे, 1989, 90, 92, उसके बाद और भी दंगे चलते रहे। एक बड़ा दंगा 2002 में हुआ। तो हमेशा एक सवाल मेरे जहन में आता था कि हम इन दंगों को कैसे, एक तो कानून का रास्ता है कि कानून के रास्ते से, जो आलोक जी ने बात की कि पावर ऑफ द स्टेट इस्तेमाल करके हम उसको कानून के माध्यम से, गोली बंदूक के माध्यम से उसको हम शांति को स्थापित करें। और क्या वो रास्ता पूरी तरह से संपूर्ण है, संपूर्ण रूप से सशक्त है इस समस्या को हल करने के लिए? और मुझे बार बार लगता था कि नहीं है। क्योंकि मैं देखता था कि दंगे अगर नहीं भी होते थे, दंगे अगर हम कंट्रोल भी कर लेते थे, दंगे दब जाते थे, तो भी हमेशा मुझे लगता था कि वो जो प्रक्रिया होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया दंगों को करने कराने की, वो नहीं रुक रही है, वो आगे बढ़ती ही जा रही है। और समाज का एक तरीके से कम्युनल मोबिलाइजेशन जिसको हम कहें, या एक सोशल सामाजिक ध्रुवीकरण करें, वो आगे बढ़ता जा रहा है। और जो सांप्रदायिकता थी वो रोजमर्रा की जिंदगी में आती जा रही है। पहले क्या था कि जो सांप्रदायिकता थी वो कभी कभार दिखती रहती थी और स्टीरियोटाइप्स के रूप में हुआ करती थी, लेकिन हमने ये देखा कि धीरे धीरे जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं हमारी,
उसमें सांप्रदायिकता आ रही। तो हमने सोचा कि किस तरीके से इसका सामना किया जाए, और उसके लिए फिर हमने सोचा कि अगर अगर हम शांत की बात करें, अहिंसा की बात करें, तो हम शायद आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये भी मुझे लगा और आज मैंने जब आलोक जी की बात को सुना तो मुझे लगा कि जो कारण आलोक जी बता रहे थे वो कितने सही थे, कि सिर्फ पॉलिटिकल टूल जो है, एक राजनीतिक रास्ता संपूर्ण नहीं हो सकता पूरी तरह से इस समस्या को हल करने के लिए। उसके लिए उससे आगे का रास्ता, और शायद वो रास्ता जो गांधी की विजन थी, उससे देखने को मिलता है। तो खैर, हम शायद उस समय इतना नहीं समझ पाए थे, तो हमने शांति और अहिंसा की बात की, तो हमने बुद्ध, कबीर और पूरे अपनी जो इतिहास की भारत की परंपरा थी, उस परंपरा को समझने की कोशिश की, और उस परंपरा को इस्तेमाल करके इन समस्याओं का एक तरीके से हल ढूंढने की, या उसका सामना करने की, जो कम्युनल मोबिलाइजेशन समाज में हो रहा था, उसको हल करने की सोचा। लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगे, ये 2018 की बात है, लेकिन हम जब आगे बढ़ने लगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और बातचीत होती थी और बहुत सारी समस्याओं पे जो चर्चा होती थी और हम रास्ते ढूंढते थे, तो गांधी एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से उस अप्रोच में, उस जो इंस्ट्रूमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, गांधी वो बहुत स्वाभाविक रूप से, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि गांधी के एक तरीके से आज भी प्रासंगिक होने की, और आज भी जो है वही गांधी ही रास्ता दिखाएंगे, इस बात को समझने में हमें कुछ समय और कुछ वर्ष लगे। और आलोक जी ने और भी बताया, जैसे शाहीन बाग का और किसानों का आंदोलन, ये मैंने बहुत गौर से देखा। मुझे याद है कि 2019 की बात है, और उस समय मैं गोरखपुर में था, दिसंबर का महीना था, और ये सीए का आंदोलन जो है, ये सिटीजनशिप वाला आंदोलन शुरू हुआ, और यूपी के कई शहरों में हिंसा हुई। पहले दिन ही बंद वगैरह कुछ हुआ था और हिंसा हुई, और पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल करके 1-2 दिन में उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हुआ क्या कि स्टेट ने फोर्स इस्तेमाल किया, और वो आंदोलन, जो लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसके बाद उसमें करेक्शन होता है और कुछ एक तरीके से सत्याग्रह का इंग्रेडिएंट उसमें आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं शाहीन बाग में या इलाहाबाद में और कई सारे, लखनऊ में, कई सारे शहरों में लंबे समय तक वो आंदोलन चला। और वही बात साबित हुई किसानों के आंदोलन के बारे में। किसानों का आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन रहा, इसलिए वो आगे बढ़ा। तो मैंने देखा, और खासकर पुलिस में मैं रहा हूं और मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, और वही मैंने देखा है कि जब भी आंदोलन हिंसात्मक हुए तो आंदोलनकारियों को भी उससे कुछ हासिल नहीं होता था, और वो आंदोलन बहुत जल्दी टूट जाता था, खत्म हो जाता था। तो अब मैं देखता हूं कि गांधी का जो तरीका था, अहिंसा का तरीका था, वो कितना एक सशक्त माध्यम था, ये सीखने की जरूरत है। मैं उदाहरण दूंगा बारदोली के आंदोलन की, जो 1924 में हुआ था। हमें ये भी याद है कि 1922 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, और वो चौरी चौरा के बाद में जब उसे वापस ले लिया जाता है, तो कांग्रेस में उस समय एक निराशा का माहौल था, हताश माहौल था, और लोग थोड़े गांधी जी के मेथड्स के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में भी लोग प्रश्न खड़े करने लगे थे। और लेकिन जब ये बारदोली का आंदोलन हुआ और हिंसात्मक आंदोलन हुआ, और उसका नेतृत्व करने के लिए गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा था कि आप इसका नेतृत्व करिए, लेकिन वो जिस तरीके से गांधी जी का अहिंसा का अप्रोच था, उससे करिए। उसके बाद में जब आंदोलन वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है और वहां के किसानों की मांगे मांग ली जाती हैं, तो सरदार पटेल ने एक स्टेटमेंट किया था, और सरदार पटेल ने ये कहा था कि 1922 के बाद में हमें थोड़ा भ्रम हो गया था गांधी जी का जो सत्याग्रह का और अहिंसा का रास्ता है, लेकिन बारदोली के आंदोलन की सफलता के बाद में हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारा जो रास्ता है वो वहीं से होकर के जाएगा, गांधी जी के बताए हुए मार्ग से ही जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं, कि प्रासंगिकता के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की, और जो अपने हमारे पुलिस में अनुभव थे और आज के जो हालात हैं, और आज के हालात में भी मैं यही कहूंगा कि शायद गांधी को हमें याद करना, शायद नहीं बल्कि निश्चित रूप से गांधी को याद करना पड़ेगा। और चाहे मणिपुर की समस्या हो, हरियाणा की सांप्रदायिक समस्या हो, या कोई भी समस्या हो, उसमें गांधी को बिना रेफर किए हुए, गांधी को बिना हम साथ में लिए हुए, हम उन समस्याओं का एक कहते हैं कि एक स्थायी हम हल नहीं ढूंढ पाते हैं। और
ये भी है कि मैंने जब ये सब देखा तो गांधी के दर्शन को थोड़ी समझने की कोशिश की, गांधी के जीवन के बारे में समझने की थोड़ी कोशिश की। गांधी, जैसा हम जानते हैं कि गुजरात के एक पारंपरिक हिंदू परिवार से आते थे और उनके जो मूल्य शुरू में थे शायद उसी प्रकार के मूल्य थे जो गुजरात में सामान्य रूप से उस समय होते थे और शायद आज भी हैं। लेकिन गांधी हमेशा एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, नियमित एक विकास की प्रक्रिया से गुजरते रहे और सीखते रहे। आलोक जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि वो किसी एक विचारधारा में सीमित नहीं रहे, न तो जैन विचारधारा में, न बुद्ध विचारधारा में, किसी एक विचारधारा से वो बंध नहीं गए। लेकिन गांधी जी की जो खास बात थी वो बहुत सारी विचारधाराओं के साथ में उनको देखते रहे, समझने की कोशिश करते रहे, उनको उनके ऊपर प्रयोग करते रहे। और गांधी जी के प्रयोग भी बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और वो समझने लायक हैं। जैसे कि 1890 के दशक में उन्होंने उनका कुछ वक्त गुजरा श्रीमद राजचंद्र के साथ में बातचीत करते हुए, उनके साथ दार्शनिक विषयों पे बातचीत करते हुए, और वो बहुत ही फिलोसॉफिकल डिस्कशन उनका हुआ था और कुछ प्रश्न उनके गांधी के थे और श्रीमद राजचंद्र ने उनका जवाब दिया था। मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूं कि गांधी के विचार हवा से नहीं आए थे, गांधी के विचार अचानक एक राजनीतिक स्थिति से नहीं निकले थे। गांधी के विचार उस समय समाज से और भारत की दार्शनिक परंपरा से निकल करके आए थे। और जैसा आलोक जी ने कहा कि वो इंग्लैंड में रहे और अफ्रीका में रहे तो उसका प्रभाव भी था, लेकिन गांधी का जीवन जो था एक ऐसा जीवन है हमेशा जो कि एक परिवर्तनशील और इवॉल्विंग जीवन है, और वो हमेशा इंटेंसिटी के साथ प्रयोग करते रहे हैं। तो जैन दर्शन के साथ उनकी समझ, उनका एंगेजमेंट रहा। उसी प्रकार से कई लोग ऐसा मानते हैं, और दो जगहों पे, एक जो साबरमती आश्रम है और जो वहाँ पे नवसारी में जो दांडी में जो म्यूजियम बना, दोनों जगहों पे बुद्ध के महाविनिष्क्रमण से उनका जो दांडी मार्च है उसकी तुलना की गई है, या उसका जोड़ा गया, तुलना तो नहीं, उसका जोड़ा गया है। तो एक तरीके से उन सिद्धांतों को भी, बुद्ध के सिद्धांतों को भी वो एक तरीके से, मैं नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से कॉपी करते हैं, लेकिन उसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट, उन आइडियाज को लेकर के आगे बढ़ते रहे। और मेरा ये मानना है, हालांकि बहुत सुना नहीं है मैंने, लेकिन मैंने ये जरूर, मेरा ये मानना है कि जो कि मैंने कबीर को समझने की कोशिश की, तो मेरा ये मानना है कि गांधी अपने जमाने के एक क्रांतिकारी कबीर थे। फर्क इतना ही था कि कबीर सिर्फ एक समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, कवि थे, और उनके पास पूरा एक खुला हुआ स्पेस था जिसमें अपनी वो क्रांतिकारी बातों को कह सकते थे। गांधी ने भी अपनी क्रांतिकारी बातें सबके सामने रखी। ये जो सारी बातें, उनका दर्शन है बहुत ही क्रांतिकारी दर्शन है, और इनफैक्ट अंग्रेज उनको क्रांतिकारी ही मानते थे। तो वो मैं ये कह रहा था कि कबीर को उनमें मैं पाता हूं कि जिस तरह से कबीर का एक कन्विक्शन था, एक यूनिटी ऑफ गॉड में, कि ईश्वर एक ही है, वो कन्विक्शन मैं गांधी में देखता हूँ। और जिस तरीके से वो साबरमती आश्रम में गीता, कुरान, बाइबल सब हुआ करते थे, और इसके बावजूद भी बाद के समय में, जैसे 1916 में जब गांधी जी बनारस गए थे तो उन्होंने विश्वनाथ मंदिर की मुलाकात की थी, वो गए हुए थे, ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि गांधी जी मंदिरों में, मुझे बहुत याद नहीं कि मंदिरों में जाना आना उनका बहुत रहा हो, और मुझे लगता है कि वो परिवर्तन भी साथ में होता रहा, कि वो जो एक ट्रेडिशनल हिंदू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ था, उससे वो एक आगे बढ़ करके वो एक जो एब्स्ट्रैक्ट और ऐसा ईश्वर जिसके सामने सब बराबर हों, जो सबके लिए एक हो, और शायद जो इक्वालिटी का, जो समानता का सिद्धांत गांधी का आता है, वो शायद वहां से आता है। और उसमें वो फिर जब उस दर्शन को आगे लेके जाते हैं तो अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वो बात करते हैं। ये मेरी समझ रही है, जो मैंने समझने की कोशिश की है। और जिस तरीके से, जिस सशक्त रूप से वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें वो एक भारतीय परंपरा की जो शक्ति है, जो पिछले 2000-3000 साल का इतिहास रहा, वो शक्ति गांधी में आती है, वो समझ, वो क्लैरिटी गांधी में आती है, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में बात करूं, आज की तारीख में जो समस्याएं देश के सामने हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए मैं देख रहा हूं कि सांप्रदायिकता की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जो संप्रदायवाद का
विकास पिछले 30-35 सालों में देखा है, 40 सालों में देखा है। मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी समस्या संप्रदायवाद की आज देश के सामने है और गांधी को हमें निश्चित रूप से लेकर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी सामाजिक आंदोलन होंगे, जितने भी हम इन सब चीज़ों को एक लड़ने की कोशिश करेंगे, उन लड़ने की कोशिश में गांधी को साथ मिलेगी, तभी हमें शक्ति मिलेगी, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा ये अनुभव रहा है कि हमने जब गांधी को, कबीर को, बुद्ध को साथ लेकर के और गांधी मैं मानता हूं कि पूरी इंडियन ट्रेडिशन के एक बहुत ही सशक्त रिप्रेजेंटेटिव, सबको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा लोग जी ने कहा। हम जब तक उनको साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है, मुझे हमेशा लगा कि हमारे पास ना तो नैतिक बल होगा, ना सूझ होगी, ना समझ होगी, जिससे कि हम इन ऐसी जो कह लें कि जो अनडेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं, जो थर्ड